Assalamu alaikum. In this lecture, we will proceed our chapter 6, hypersensitivity, with the topic of diagnosis of allergy. अब बात यह है कि आपने एलर्जी को डायग्नोस किस तरह से करना है। एक पर्सन है जिसे एलर्जी हुई हुई है, वो आपके पास चेक करवाने के लिए आया है, तो आप क्या करेंगे उसकी एलर्जी को डायग्नोस करने के लिए। फर्स्टली, मेडिकल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल केस हिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द मेडिकल डायग्नोसिस। अगर आप डायग्नोस करना चाह रहे हैं कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन, तो उस केस से रिलेटेड हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। इन एलर्जी द मेडिकल केस हिस्ट्री कैन बी कंक्लूडेड ऑन द फॉलोइंग लाइंस। जो आपकी हिस्ट्री है उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें जो है उसका ख्याल रखेंगे। सबसे पहले आ जाती है जनरल एग्जामिनेशन, कि जनरली आप पेशेंट के अंदर क्या चीज़ एग्जामिन करेंगे, जो क्या डाटा कलेक्ट करेंगे जो हेल्पफुल हो सकता है आपको किसी भी हेल्थ कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। सबसे पहले आ जाता है एज। व्हाट इज द एज ऑफ अ पर्सन, मेल और फीमेल, सेक्स क्या है पर्सन का, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे वो काम करता है या रहता है, ऑक्यूपेशन एंड एनी एलर्जी सिम्टम। ऑक्यूपेशन वो उसका काम क्या, लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब ही डू, किसी कंस्ट्रक्शन एरिया पे काम कर रहा है, किसी लैब में अराउंड सम केमिकल्स काम कर रहा है, ठीक है, या इस तरह से वो किस जगह पे काम कर रहा है और क्या एलर्जी सिम्टम्स जो हैं उस पेशेंट में शो हुए हुए हैं। जिस जो आपको ये सारा डेटा जो है ये आपको हेल्प आउट करेगा किसी ना किसी चीज को डायग्नोस करने के लिए। देन कम्स द वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में क्या आता है, some scientific tools are applied to prove the to prove the disease। अब एक डिजीज है, you have something in your mind कि अच्छा इस पेशेंट को ये जो है प्रॉब्लम हो सकता है, इस चीज से एलर्जी हो सकती है, बट you have to get some proof, you have to get some correct data जो आपकी डायग्नोसिस को प्रूव करने के लिए हेल्प आउट करे। तो आप डिफरेंट टूल्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, वो यूज करते हैं एलर्जी की सिविरिटी को डायग्नोस करने के लिए और एलर्जी की सिविरिटी को बताने के लिए। सबसे पहले इसमें आ जाता है ब्लड प्रेशर, पेशेंट का बीपी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ब्रीदिंग रेट कितना जा रहा है, पल्स रेट कितनी है, व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट एंड व्हाट इज द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट। ये कुछ टूल्स हैं जो आपको एक डिजीज को प्रूव करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एलर्जी टेस्टिंग। आप एलर्जी का टेस्ट करेंगे डिफरेंट, जो हमारे पास स्किन टेस्ट भी आते हैं और ब्लड टेस्ट भी आते हैं, जिसके जरिए उसके रिजल्ट्स के जरिए आपको ये पता लगेगा कि इस स्पेसिफिक पर्सन को इस चीज से एलर्जी है और इतनी सीवियर एलर्जी है। Allergy testing measures how a person reacts to specific allergens such as free pollens, pet denders, food, any sort of medication or molds। एलर्जी टेस्टिंग क्या चीज मेजर कर रही है कि एक स्पेसिफिक पर्सन जो है एक स्पेसिफिक एलर्जेंस के खिलाफ किस तरह से उस पर्सन की जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है। वो एलर्जेंस कोई भी हो सकते हैं, इट मे बी सम काइंड ऑफ पेट टेंडर, एनी फूड जिससे वो पर्सन एलर्जिक है, एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन, या पोलन्स हो गए, ठीक है, या मोल्ड्स हो गए, कोई भी इस तरह की चीज जिससे वो पर्सन एलर्जिक है और उस स्पेसिफिक एलर्जन के खिलाफ उस पर्सन की बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है। A positive allergy test means that a person has a specific allergic antibody to the substance tested। अगर तो आप एलर्जी टेस्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव आता है आपका एलर्जी टेस्ट, तो ये चीज प्रूफ होती है कि उस पर्सन के अंदर उस स्पेसिफिक एलर्जन के खिलाफ एंटीबॉडीज जो हैं वो बने हुए हैं, उस स्पेसिफिक सब्सटेंस के जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। दिस ऑफन मीन्स दैट द पर्सन इज एलर्जिक टू द सब्सटेंस। और ये चीज ये प्रूव करती है कि वो पर्सन जो है वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस से एलर्जिक है। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप डिफरेंट टेस्ट करते हैं। इट मे बी सम स्किन टेस्ट और इट मे बी सम काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट। अगर आप स्किन टेस्ट की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के टेस्ट आते हैं स्किन टेस्ट के अंदर। द फर्स्ट वन इज स्क्रैच टेस्ट, देन जिसे आप स्किन प्रिक टेस्ट भी कहते हो, देन कम्स द पैच टेस्ट एंड इंट्राडर्मल टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट क्या है आपके पास, टेस्ट begins with a prick, some kind of puncture or scratch method, which involves the placing the drop of any sort of allergen on the skin। इसमें अब आपने क्या करना है, सबसे पहले या तो आप प्रिक करोगे, कुछ कट लगाओगे या स्क्रैच करोगे स्किन को उस एलर्जन के ड्रॉप के साथ जो आपने उस स्किन के ऊपर रखना है। यूजुअली a commercially available extract of pollens, molds, food, pet denders। आपके पास इस टेस्ट को करने के लिए कमर्शियली जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एक्सट्रैक्ट अवेलेबल हैं, और आप उसका जो ड्रॉप है उस पर उस पर्सन की स्किन के ऊपर लगाते हो और ये उससे पता लगता है उसकी स्किन किस तरह से रिएक्ट करती है उस एलर्जन के खिलाफ, और इससे हमें पता लगेगा कि वो पर्सन उस एलर्जन से जो है एलर्जिक है कि नहीं है। द स्किन इज देन जेंटली स्क्रैच। जब आपने ड्रॉप लगा लेना है तो आपने स्किन को
जेंटली स्क्रैच करना है थ्रू द स्मॉल ड्रॉप विद अ स्पेशल स्टेराइल नीडल। एक नीडल को यूज करते हुए जिसके जरिए आपने वो जो ड्रॉप था एक्सट्रैक्ट का, वो आपने उस पर्सन की स्किन के ऊपर लगाया था। आपने उसकी स्किन को जेंटली स्क्रैच करना है। आफ्टर सम टाइम, जब आपने स्किन को स्क्रैच किया है, after the screen is scratched, the test takes about 15 minutes to develop. तो कोई भी रिस्पॉन्स आने में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। अगर तो आपकी जो स्किन है वो रेड हो जाती है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इफ इट स्वेल्स, रेड रेड होने के साथ अगर स्किन जो है वो स्वेल अप कर रही है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जहां आपने उस एलर्जन का जो एक्सट्रैक्ट था वो लगाया था, देन इट मीन्स द टेस्ट इज पॉजिटिव एंड द एलर्जी टू दैट सब्सटेंस इज कंसिडर्ड प्रोबेबल। तो ये चीज प्रूफ होगी कि वो पर्सन उस एलर्जन से एलर्जिक था। द टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज हे फीवर एलर्जी, जिसको आपने एलर्जिक रेनाइटिस भी कहा था, हाउस डस्ट माइट, जो ग्रास पॉलन, इन सब से हो रही थी। इनहेलेंट एलर्जेंस की वजह से जो हे फीवर एलर्जी हो रही थी। ये टेस्ट जो है इस एलर्जी को डायग्नोज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर आपके पास आते हैं पैच टेस्ट। पैच टेस्ट क्या है? इट इज ये किस चीज में हेल्प करेगा आपको? कॉन्टेक्ट एलर्जी टेस्टिंग के अंदर हेल्प करेगा, जो किसी चीज से कॉन्टेक्ट की वजह से हो रही है। Dermatologists, the persons who are specialized in skin disorders, apply the patch test in patients with dermatitis to find out whether their skin condition may be caused by any sort of contact allergy. जो dermatologist हैं वो क्या करेंगे? पैच टेस्ट अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर विद विद अ कंडीशन लाइक डर्माटाइटिस। अगर डर्माटाइटिस मींस अगर उस पेशेंट को किसी तरह की जो है स्किन इरिटेशन हुई हुई है, कोई रैश हुआ हुआ है, कोई इचनेस हो रही है, तो ये पता लगाने के लिए कि क्या रीजन है, वो किसी चीज से एलर्जिक है कि नहीं है, तो डर्माटोलॉजिस्ट जो है उस स्किन के ऊपर जो है पैच टेस्ट अप्लाई करेंगे और स्किन कंडीशन को देखेंगे, ये पता लगाने के लिए कि ये जो पर्सन है ये कांटेक्ट एलर्जी तो नहीं है, कि उस चीज स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ जब कांटेक्ट होता है तो उस पर्सन को एलर्जी हो रही है। इसके बाद आपके पास आता है इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल टेस्ट के अंदर आपने क्या करना है? इनकैप्चर द एलर्जन एंड प्रिपेयर अ सॉल्यूशन इन अ फैट सॉल्युबल सॉल्वेंट। वो एलर्जन लेना है आपने, वो स्पेसिफिक सब्सटेंस लेना है और उसका सॉल्यूशन बनाना है एक फैट सॉल्युबल सॉल्वेंट के अंदर। वो फैट सॉल्युबल सॉल्वेंट आपके पास ईथर भी हो सकता है, एसीटोन अल्कोहल्स भी हो सकते हैं। बस फैट सॉल्युबल जो है आपका सॉल्वेंट होना चाहिए, एक ऐसा सॉल्वेंट जो अपने अंदर फैट को सॉल्युबल करने की एबिलिटी रखता है। उसके अंदर जो है आपने उस एलर्जन को डाल देना है, विच इज केमिकली इनर्ट एंड कंपेटेबल विद एलर्जन। और आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि जो आपने सॉल्वेंट यूज किया है वो उस एलर्जन के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, उनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। इन दिस 0.1 ml ऑफ एलर्जन सोल्यूशन, आपने 0.1 ml सोल्यूशन बनाया है एलर्जन और सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल सॉल्वेंट को मिलाकर। इसे आपने इंजेक्ट कर देना है पर्सन की स्किन के अंदर, डर्मिस एंड द एपिडर्मिस लेयर, जो स्किन की अपर पार्ट ऑफ लेयर होती है, उसके अंदर आपने इस सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर देना है। If there is any kind of allergic reaction occurred, then the patient has positive test for the particular allergen. अगर इंजेक्शन के बाद वो स्पेसिफिक एरिया रेड होता है, स्वेल होता है, वहां खारिश होती है, कोई ब्लिस्टर्स बन जाते हैं छोटे छोटे, तो ये चीज जो है ये प्रूव करती है कि वो बंदा जो है वो इस पर्टिकुलर एलर्जन के जो है उसके खिलाफ जो है एलर्जी है उसे, और उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। ये तो सारे के सारे मेथड से आपके पास स्किन एलर्जी के अंदर। फिर आता है ब्लड टेस्ट, जो सेकंड मेथड हम यूज करेंगे किसी भी एलर्जी को डायग्नोस या प्रूव करने के लिए। ब्लड टेस्ट में आपके पास जो पहला टेस्ट है वो है रास टेस्ट, जिसे आप रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्टिंग भी कहते हैं, RAST। इसमें इन्वॉल्व क्या है, आपने क्या चीज मेजर करनी है? इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन अ पर्सन's ब्लड। आप ये चीज मेजर करेंगे कि एक इंसान के ब्लड के अंदर उस स्पेसिफिक एलर्जन के खिलाफ कितनी अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। RAST has recently become most useful in the diagnosis and management of food allergies. आप फूड एलर्जी को डायग्नोज और मैनेज करने के लिए जो है RAST टेस्ट को यूज कर रहे हो। Whether a person is truly allergic to the food, RAST actually measures the amount of allergic antibody to the food. अगर तो वो बंदा जो है उस स्पेसिफिक फूड से, वीट, पेनट, कोई भी चीज है उससे एलर्जिक है,
तो रास्ट टेस्ट के जरिए, रास्ट ब्लड टेस्टिंग जो है, रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्टिंग, इसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि उस स्पेसिफिक बंदे के अंदर उस स्पेसिफिक एलर्जन के खिलाफ कितनी अमाउंट में एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट तो था आपके पास, वो था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसे आप ELISA भी कहते हैं या फिर एंजाइम इम्यूनो एसे भी कहते हैं, EIA। It is a biochemical technique which is used mainly in the immunology to detect the presence of an antibody or an antigen in a sample। इस टेक्निक के जरिए आप ये पता लगा रहे हैं कि एक सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट में एंटीजन और कितनी अमाउंट में जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। An unknown amount of antigen is affixed to a surface and then a specific antibody is applied over the surface so that it can bind to the antigen। आपने क्या किया है, आपने एक अननोन एंटीजन लिया है और उसको किसी सरफेस पे लगा दिया है, और उसके बाद आपने जो है एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करवाई है, और आपने चेक करना है कि वो एंटीबॉडी उस स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाकर बाइंड करे। दिस एंटीबॉडी इज लिंक्ड टू एन एंजाइम एंड इन द फाइनल सब्सटेंस एंड इन द फाइनल स्टेप अ सब्सटेंस इज एडेड। अब इसमें आपने क्या करना है, वो जो एंटीबॉडी है वो एक एंजाइम के साथ लिंक्ड है, और फाइनल स्टेप में क्या होगा, जब आपने एक सब्सटेंस जो है ऐड किया है, that the enzyme can convert to some detectable signal, most commonly a color change in a chemical substrate। अब वो एंटीबॉडी एक एंजाइम के साथ अटैच थी। अब उस जो एंटीबॉडी ने जब एंटीजन के साथ कम्प्लेक्स बनाया है, तो क्या होगा, वो एंजाइम कोई ना कोई सॉर्ट में एक सिग्नल ट्रांसफर करेगा, मे बी कोई कलर चेंज आ सकता है, ठीक है, या कोई रिएक्शन आ सकता है, और इसके नतीजे में हमें जो है ये चीज पता लगेगी कि ये पर्सन इस स्पेसिफिक एलर्जन के खिलाफ जो है एलर्जिक है। तो हमारे पास दो तरह की टेस्टिंग थी, ब्लड टेस्टिंग में रास्ट और एलिसा टेस्ट, और स्किन टेस्टिंग में हमने पढ़े स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट और इंट्राडर्मल टेस्ट। अब ये जो थे हमारे पास मेथड्स थे कि आप किस तरह से एलर्जी को डायग्नोस कर सकते हैं। अब आपने एलर्जी डायग्नोस कर लिया है, नाउ यू हैव टू ट्रीट द स्पेसिफिक एलर्जी। So once a person has allergies, the best way to treat the allergies is to prevent them from occurring in the first place by avoiding all the allergic triggers। सबसे पहले जब आपको पता लग जाता है कि एक इंसान इस चीज से एलर्जिक है, तो जो पहला मेथड आप कर सकते हैं वो ये कि आप उन सारी चीजों से उस बंदे को प्रिवेंट करें। अगर वो फूड से एलर्जिक है तो वो खाना बंद कर दे, अगर वो किसी सीजन से एलर्जिक है, पॉलन से एलर्जिक है, तो वो मास्क पहने, उस स्पेसिफिक एरिया में ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड आता है प्रिवेंशन। हमने पढ़ा हुआ है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो सबसे पहले आप प्रिवेंशन करोगे। देयर आर थ्री जनरल अप्रोचेज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेस। तीन तरह के अप्रोचेज जो हैं हम चूज कर सकते हैं किसी भी एलर्जी को ट्रीट करने के लिए, जिसमें जो पहली है वो आ जाती है अवॉइडेंस, विच इज रिलेटिव टू सम काइंड ऑफ प्रिवेंशन। देन वी हैव फार्माकोथेरेपी एंड देन वी हैव इम्यूनोथेरेपी। अवॉइडेंस क्या है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता लग गया कि आप इस चीज से एलर्जिक हो, तो आपने अवॉइडेंस की तरफ जाना है, प्रिवेंशन की तरफ जाना है। सबसे पहले ये है कि वियर अ पॉलन मास्क व्हेन मूविंग टू द ग्रास एंड हाउस क्लीनिंग। जब आप किसी ग्रासी एरिया से गुजर रहे हैं तो आपने मास्क वेयर करना है। स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन द पोलन काउंट इज एट द हाईएस्ट एंड ऑन विंडी डेज। अगर जो है कुछ ब्रीजी डेज चल रहे हैं, ठीक है, या ऐसा सीजन है जिसमें पोलन काउंट बहुत ज्यादा होता है, जो मेजरली मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होता है, तो आप उस टाइम पे ज्यादातर घर पे रहें, बाहर ना जाएं। रीड एंड अंडरस्टैंड द फूड लेबल्स फॉर पीपल विद द फूड एलर्जीज। ऐसे लोग जिनको किसी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो उन्हें चाहिए कि जब भी वो कोई फूड आइटम खरीद रहे हैं तो वो उसका लेबल जो है अच्छे से पढ़े और अंडरस्टैंड करें, ताकि अगर तो उसके अंदर कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है जिससे वो एलर्जिक हैं, तो वो फूड ना यूज करें। कीप विंडोज एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हैवी पॉलिनेशन सीजन। ऐसे सीजन जिसमें पॉलन बहुत ज्यादा होते हैं, उस सीजन में दरवाजे और खिड़कियां जो है बंद रखते हैं आपने, और मास्क वेयर करना है। यूज एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार। घर में या गाड़ी वगैरह के अंदर आप एयर कंडीशनर यूज कर सकते हैं। डोंट अलाउ डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस। अगर आपको एनिमल डेंडर, पेट डेंडर से एलर्जी है, तो आप इस तरह के जानवरों को घर में ना आने दें या घर में ना रखें। चेंज फेदर पिलोज, वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथिंग टू कॉटन। अगर आप इन सब चीजों से एलर्जिक हैं, तो आप इन सारी चीजों को जो है कॉटन की तरफ आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इंक्लोज मैट्रेस एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ। जो आपके मैट्रेस हैं, पिलोज हैं, उनको आप प्लास्टिक के अंदर जो है पैक आउट कर सकते हैं। शीट्स, मैट्रेस और ब्लैंकेट्स को आप गर्म पानी के साथ धो सकते हैं, एंड
अगर तो आप डस्ट से या इन चीजों से एलर्जिक हैं और आपके घरों के अंदर कारपेट्स हैं, तो आप हो सकता है कि आपकी एलर्जी ट्रिगर कर जाए, तो आप उन कारपेट्स को जो है रिमूव कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं, ये सारे रिलेटेड थे अवॉइडेंस के साथ, प्रिवेंशन के साथ, रिमूवल ऑफ थिंग्स के साथ। इसमें कोई किसी की तरह की कोई भी मेडिकेशन इन्वॉल्व नहीं थी, कोई वैक्सीनेशन इन्वॉल्व नहीं थी। तो ये सारे की सारी चीजें आती हैं अवॉइडेंस प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट जो आपकी अप्रोच है वो है फार्माकोथेरेपी। अगर आप अवॉइडेंस कर चुके हैं और फिर भी एलर्जी हो रही है, फिर भी जो कंडीशंस हैं वो वर्स हो रही हैं, तो आप मेडिकेशन की तरफ स्विच करते हैं। When avoidance or control of an allergen isn't possible, medications may be necessary. कॉमन एलर्जी मेडिकेशंस क्या आती हैं? अगर इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहा या पॉसिबल नहीं है कंट्रोल, तो आप मेडिकेशन की तरफ स्विच करते हैं, जिसमें फर्स्ट मेडिकेशन आपके पास आ जाती है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स वो ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करती हैं हिस्टामिन के एक्शन को। हमने पढ़ा था मैस्ट सेल्स अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज करता है, मैस्ट सेल्स के अंदर हिस्टामिन्स हैं, इंटरल्यूकॉन्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट मीडिएटर्स प्रेजेंट हैं जो जाकर किसी ना किसी एलर्जी को ट्रिगर करेंगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एलर्जी को ट्रिगर कर रहे हैं, हम उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं। एंटीहिस्टामिन्स जो हैं वो हिस्टामिन्स को ब्लॉक करेंगी। फर्स्ट जनरेशनल हिस्टामिन्स जो हैं वो क्या है, हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं। डाइफिनाइल हाइड्रामीन और क्लोरफिनारामाइन, जो ब्रांड नेम बेनाड्रिल और पीरिटॉन के नेम से हमारे पास मार्केट में मौजूद है। जो न्यू एंटीहिस्टामिन्स आई हैं, जिन्हें आप सेकेंड जनरेशन भी कहते हैं, उसमें आ जाता है सेट्रिजिन, जिसे रजिक्स ब्रांड के नेम से आती है। फेक्सोफेनाडीन फेक्सिड ब्रांड से आती है। एंड वी हैव लोरेटिडिन, ये भी जो है एंटीहिस्टामिन है, फर्स्ट जनरेशनल और सेकेंड जनरेशनल। न्यू टू द मार्केट एंड अवेलेबल बाय प्रिस्क्रिप्शन ओनली इज एन एंटीहिस्टामिन नेजल स्प्रे कॉल्ड एज एजिलस्टीन, जिसे आप एस्टेलिन ब्रांड के नेम से मार्केट में अवेलेबल है। न्यू मेडिसिन है, न्यू एंटीहिस्टामिन है, और प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर ही मिलेगी, नेजल स्प्रे की फॉर्म में अवेलेबल है। जो सेकंड मेडिकेशन है वो है ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, जो ल्यूकोट्रीन्स को जाके या ल्यूकोट्राइन्स को जाके इनहिबिट करेंगे। फर्स्ट मेडिकेशन आती है मोन्टेलोकास्ट, जिसे सिंगुलेर भी कहते हैं। एंटी एंटी ल्यूकोट्राइन मेडिकेशंस हैं। ल्यूकोट्राइन्स आर द केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एलर्जिक एंड इम्यून सेल्स एंड कॉज द एलर्जी सिम्टम्स। मैस्ट सेल्स हमने पढ़े थे, जो ग्रेन्यूल्स जिसके अंदर प्रेजेंट हैं वो सिक्रीशन करते हैं हिस्टामिन्स की या ल्यूकोट्राइन्स की। तो ये जाकर एलर्जी सिम्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब हम मेडिकेशन के जरिए इन सब्सटेंसेस को, इन मीडिएटर्स को इनहिबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास अप्रोच थी इम्यूनोथेरेपी की। जब अवॉइडेंस और मेडिकेशंस फेल हो रही हैं किसी भी एलर्जिक सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए या मेजर करने के लिए, तो आपने क्या करना है? अब एलर्जिक सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए योर डॉक्टर विल सजेस्ट यू इम्यूनोथेरेपी। इसमें आप क्या करते हो? आप एलर्जी शॉट्स लगवा लेते हो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, और एक प्रॉपरली कोर्स होता है कुछ स्पेसिफिक मंथ्स या ईयर्स का, जिसके बाद आप उस स्पेसिफिक एलर्जन के खिलाफ डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। उसके बाद वो सब्सटेंस जो है आपको एलर्जी कॉज नहीं करता। वेन अवॉइडेंस, environmental control measures या फिर medications fail to control the allergy symptoms, the doctor suggests the allergy immunotherapy, जिसे आप allergy shots भी कहते हैं। Immunotherapy involves the injections of allergen extracts to desensitize the person. उस पर्सन को डिसेंसिटाइज करने के लिए उस स्पेसिफिक एलर्जन के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं उनके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए लगाए जाएंगे? ड्यूरेशन में आता है, टिपिकली द ट्रीटमेंट बिगिंस विद इंजेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एलर्जन गिवन 1 to 5 times a week। वो जो एलर्जन का एक्सट्रैक्ट है जो आपने पर्सन को इंजेक्ट करना है, वो आप एक वीक में जो है 1 से 5 दफा जो है इंजेक्ट करेंगे, विद स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। और जो स्ट्रेंथ है उस इंजेक्शन की, वो हर इंजेक्शन के साथ बढ़ती जाएगी। It usually takes 3 to 4 years for the patient to be free of symptoms। 3 से 4 साल, रिलेटेड टू द कंडीशन, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, एलर्जी क्या है। बट रिलेटिवली अगर हम बात करें तो 3 से 4 साल लगते हैं उस पर्सन को कंप्लीटली तौर पर डिसेंसिटाइज होने के लिए। और उसके बाद वो एलर्जन जो है वो उसे एलर्जी कॉज नहीं करता, उसके एलर्जन के खिलाफ जो है सिम्टम्स शो नहीं करती उस पर्सन की बॉडी। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एलर्जी, और एलर्जी को डायग्नोस करने के लिए आप क्या टेस्ट कर सकते हैं, और
फिर उसके बाद डायग्नोसिस के बाद आप उस एलर्जी को ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 6।